हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, सो हम रिसर्च मेथडोलॉजीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज के इस सेशन में देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह रिलीज कर चुके हैं। तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 14th ऑफ मार्च 2023। याद रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी से 14 डेज रिमेनिंग है। जल्द से जल्द आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर लेना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है सीट से रिलेटेड, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न वगैरह। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। और उसी के साथ साथ आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, जिस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे हाईलाइट हो रखा है। उस नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है हमारे कोर्स से रिलेटेड, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए अगेन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा हमारा जो स्टूडेंट्स का पासिंग रेट था, काफ़ी अच्छा था हमारा रिजल्ट प्रीवियस ईयर बैच का। तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि हमारी टीम जो है टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहती है। तो याद रखना है आपको, बाकी कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जल्द से जल्द आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, प्रिपरेशंस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है, विद अ मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, एक सेट स्कोर का माध्य 50 है और मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक छात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? The mean of a set scores is 50 and standard deviation is 10. If the score of each student is double, the new median will be. So इस प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हो, हमें कुछ छात्रा है, कुछ छात्रा के कुछ स्कोर्स है। सो उनका जो स्कोर है, उनका हमें मीन दिया गया है, यानी उसका हमें माध्यक दिया गया है, जो कि 50 है, जो कि 50 है। अब और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन, ये दिया गया है 10। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड आउट है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू। ओके, एवरेज वैल्यू बताता है आपके मीन के। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 50 मार्क्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा, ज्यादातर छात्राओं का जो स्कोर होगा वो 50 होगा। इसलिए इस जो डेटा है, सेट स्कोर्स है, उनका हमें मीन क्या जा रहा है? 50। अब हमें इस केस में पूछा गया है कि जो छात्राओं के स्कोर्स है, उसे अगर हम दुगना कर दे तो उस केस में हमारा जो नया
नया जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मीन दिया गया है, माध्य दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, और हमें मीडियन पूछ रहा है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले। मीडियन मतलब आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की सेंटर वैल्यू और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मीन दिया गया है यानी माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दोनों भी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है। इससे आपका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्कोर है यानी छात्रों के जो स्कोर है उसको दुगना कर दिया जाए। मतलब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि स्कोर जो हो गए स्टूडेंट्स के जो आपके छात्राओं के जो प्रत्येक छात्राओं के जो स्कोर होंगे कुछ इस तरीके से होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मान लीजिए छात्राओं के स्कोर है। अब हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि छात्राओं के जो स्कोर है उसको हमें दुगना करना है, उसको हमें डबल करना है। डबल किस तरीके से करेंगे, हम डबल कर देंगे, ओके, दुगना कर देंगे, जितनी वैल्यू है उसको उसमें 2 उसको दुगना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 16 एंड ये हो जाएगा आपका 20। ओके, आपने क्या करा, हर एक नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने दुगना कर दिया। अब दुगना करने के बाद आपका जो ये नया मीडियन होगा, मीडियन क्या हो रहा है, देखिए मीडियन के क्या होता है कि आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं, लेफ्ट साइड से देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है 6, और अगर मैं राइट साइड से देखूं तो फर्स्ट सेकेंड और अगेन थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है इस डेटा में 6। मतलब इस डेटा के जो मीडियन वैल्यू है वो है मेरी 6। ओके, मीडियन वैल्यू हमें पता चल गई जो कि है 6। अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशंस को, हमारे छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया। दुगना करने पर 6 का क्या हो जा रहा है, 6 हमारा जो डेटा है, सॉरी हमारा जो स्टूडेंट्स का जो स्कोर्स है, छात्राओं का जो स्कोर्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया। किस तरीके से बढ़ गया, दुगना हो गया, जो था उसका दुगना हो गया। यानी मीन हमारा यहाँ पर 6 था, तो 6 का हमने दुगना 6 का हमने डबल कर दिया, तो मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। इस केस में जब हमने डबल कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को, तो इस केस में भी आपका मीडियन क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो थर्ड नंबर पर आपका 12 नंबर आ रहा है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो थर्ड नंबर पर अगेन आपका 12 आ रहा है। यानी अगर हमने हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया गया, मतलब छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमने डबल कर दिया, तो उस केस में हमारा मीन भी किस तरीके से बढ़ेगा, वो भी दुगना ही होगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज्ड बाय डबल, दुगने से बढ़ा। अब ये तो अनचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा था वैसा होगा नहीं, क्योंकि हमें डबल करने बोला गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से डिक्रीज बाय हाफ, अगेन ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम डबल कर रहे हैं, तो हाफ कैसा होगा आपको खुद सोचना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, बिकम इक्वल टू द मीन, यानी माध्य के बराबर बने। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मीडियन और मीन ये हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो, लेकिन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये मीन के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज बाय डबल, दुगने से बड़ा। अगला प्रश्न, संभवतः नमूनाकरण को अन्यथा क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि संभवतः नमूनाकरण जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं उसे हम और किस नाम से जानते हैं, और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है, हमें ये पता लगाना है। सो अगेन हम एक एक कर हर विकल्प को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि नमूनाकरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभवतः नमूनाकरण कहते हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग
जिसे हम गैर संभवता नमूनाकरण कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो रिसर्चर है वो किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करता है, अपने आबादी में से सदस्य को किस तरीके से चुन लेता है कि रैंडमली मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में संभवता नमूनाकरण में जो रिसर्चर है वो अपने अंदाज को, अपने जो अंदाज होती है, अपनी जो सुविधा होती है उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदस्य को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम गैर संभवता नमूनाकरण कहते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी जो पॉपुलेशन होती है, अपनी जो आबादी होती है उसमें से जो कुछ सदस्य को चुनते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से अपनी सुविधा के मुताबिक पॉपुलेशन में से मतलब आबादी में से सदस्य को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब गैर संभवता नमूनाकरण में अपने आबादी में से कुछ सदस्य को चुन लेते हैं जो कि उनका नमूनाकरण बन जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसे हम संभवता नमूनाकरण कहते हैं उसको हम अन्यथा और क्या नाम से जानते हैं और क्या नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, मतलब यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये करेक्ट हो जाएगा और विकल्प बी जो है आपका वो हो जाता है आपका गैर यादृच्छिक नमूनाकरण जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गैर संभवता नमूनाकरण भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड गैर संभवता नमूनाकरण को अन्यथा हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग गैर संभवता नमूनाकरण को अन्यथा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी संभवता नमूनाकरण को हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रैंडम सैंपलिंग ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। Data are represented in the form of notes, recordings and video tapes in. इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। तो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान जिसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब नगण्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगण्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, ट्रू होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपने इसको अस्वीकार कर लिया, देन उस केस में ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी, या आपके कौन से टाइप का एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आपके शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर आधारित होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ड होता है, और इसी को शोधकर्ता अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करने में रिसर्चर से गलती होती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और त्रुटि। अब रिसर्च में दो टाइप की त्रुटि होती है, एक होती है आपके टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, अगर ये ट्रू है मतलब ये सत्य है, सत्य होने पर भी आपने इसको अस्वीकार कर लिया, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब जो नगण्य परिकल्पना है, ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, गलत होने पर भी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, देन ये हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर और टाइप 2 त्रुटि। और इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो आपकी नगण्य परिकल्पना है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू है, मतलब वो सत्य है, सत्य होने पर भी आपने उसको अस्वीकार कर लिया, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी टाइप 1 त्रुटि। ओके, आपने क्या कर लिया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस थे, आपकी नगण्य परिकल्पना है, वो सत्य है, और फिर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, आपने इसको अस्वीकार कर लिया, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, फिर भी आपने उसको, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि है टाइप 1 त्रुटि। अब आपको सैम्पलिंग एरर, त्रिदृश त्रुटि और स्टैंडर्ड एरर, मतलब नामक त्रुटि। सो ये जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये जो टर्म्स है आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तब हम ये सारे टर्म्स देखेंगे। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसा रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये आपकी
-1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्टली, परफेक्ट, नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब, जब उनकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है, तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है। All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called. इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्वों, उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है, सो उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है, वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ पर, नमूने के सभी स्तर पर। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होगी, जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास, जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है, जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको
सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से हर एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती, जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं, जो कि है यूनिवर्स। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सैम्पलिंग फ्रेम और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है, नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। सो याद रखिएगा, आपकी जो सैम्पलिंग होती है, मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं, इसके दो टाइप होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर, मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली, मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, मतलब जो शोध करता है, वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा, अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं इस स्तृतिक प्रतिचयन। देन क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होते हैं, मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। सो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का, संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी विच इज कोटा सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप होता है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है, जिसमें आप क्या करते हो,
और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है, ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी एज, जिनकी वर्ष कितनी है, 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा सैंपलिंग, विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, मौलिक अनुसंधान निम्नलिखित में से किस द्वारा भी जाना जाता है? फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि मौलिक अनुसंधान को और हम किस नाम से जानते हैं, या फिर मौलिक अनुसंधान को या किस नाम से जाना जाता है। मतलब फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं, कौन सी रिसर्च कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च को, और दूसरे किस नाम से हम जानते हैं, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है, मौलिक अनुसंधान ये अनुसंधान होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो फंडामेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर्स होते हैं आपके, मतलब आपके जो शोधकर्ता होते हैं, ये न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थ्योरीज को डेवलप करते हैं। मतलब नए विचार, नए अवधारणा और नए सिद्धांत को विकसित करते हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। सो फंडामेंटल रिसर्च यानी आपकी मौलिक अनुसंधान जो होती है, इसमें रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थ्योरीज को डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। इसीलिए रिसर्चर्स जो होते हैं आपके, जो शोधकर्ता होते हैं, ये फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं। अब फंडामेंटल रिसर्च में जैसे कि आप देख रहे हो, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडिया, मतलब नए विचार, नए अवधारणा और नए सिद्धांत की विकसित करते हैं रिसर्च आपके शोधकर्ता। तो यहाँ पर हर चीज नया हो रहा है, और हमें पता है जो भी चीज नई होती है, हर नई चीज प्योर होती है, इसलिए जो आपके फंडामेंटल रिसर्च होती है उसे हम कहते हैं प्योर रिसर्च। मतलब आपकी जो मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान को हम सिद्धांतिक अनुसंधान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांतिक अनुसंधान। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में हमें जो दूसरे ऑप्शन से, जो इनकरेक्ट ऑप्शन से, जो गलत ऑप्शन है, हम उससे भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो ऑप्शन है क्या। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है एक्शन रिसर्च, मतलब क्रियानिष्ठ अनुसंधान। सो एक्शन रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप इमीडिएटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप फटाक से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जल्द से जल्द आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इमीडिएटली सॉल्व करते हो, तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम कोई न्यू थ्योरी, नए विचार, नए सिद्धांत को विकसित नहीं करते आपके क्रियानिष्ठ अनुसंधान में, इसलिए यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी आपको गिवन है सर्वेक्षण, जिसे हम सर्वे कहते हैं। तो सर्वे क्यों कंडक्ट करवाया जाता है रिसर्च में, आपकी जो अनुसंधान होती है उसमें सर्वे इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि रिसर्चर्स जो है, जो आपके शोध करता है, वो इंफॉर्मेशन को जमा कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके आपके रिस्पोंडेंट से, इसीलिए सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। सर्वे के थ्रू रिसर्च आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भी है सर्वे, मतलब सर्वेक्षण, ये भी आपका गलत विकल्प हो जाएगा। देन ऑप्शन सी पायलट स्टडी, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक अध्ययन। सो ये क्या होती है, पायलट स्टडी में हम पहले स्मॉल स्केल पर, हम एक छोटे स्केल पर हम पहले स्टडी परफॉर्म करते हैं और ये देखते हैं वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर आपकी स्टडी सक्सेसफुल होती है
तो आप आगे रिसर्च बड़े स्केल पर परफॉर्म करते हो। सो उसे हम कहते हैं पायलट स्टडी। सो अभी यहाँ पर पायलट स्टडी में भी हम कोई न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थियोरीज को डेवलप नहीं करते हैं, नए नए विचार, नए धारणा और सिद्धांत को विकसित नहीं करते हैं। सो यहाँ पर भी आपका जो विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा, मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्योर रिसर्च, जिसे हम कहते हैं सिद्धांतिक अनुसंधान। अगला प्रश्न, प्रयोग और अवलोकन पर आधारित अनुसंधान कहलाता है। रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आप कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो आपके प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होती है, कौन सी ऐसी अनुसंधान होती है जो आपके एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। मतलब ऐसी रिसर्च जिसमें आप किसी की कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, आप जो ऑब्जर्व करते हो, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो जो रियलिटी में है, जो हकीकत में है, जो रियलिटी में आप उसी को बताते हो, और आप आपके अनुभव के बेसिस पर आप वो रिसर्च परफॉर्म करते हो, आप आपके अनुभव पर आधारित उस अनुसंधान को परफॉर्म करते हो। तो उस अनुसंधान को हम कहते हैं अनुभविक और प्रयोग सिद्धित अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। विकल्प डी जो कि है आपका एम्पायरिकल रिसर्च, अनुभविक अनुसंधान, इसमें आप क्या करते हो, आपके अनुभव, जैसा नेम में ही आपको नाम ही गिवन है, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अनुभव जिसमें आप आपके अनुभव, आपके प्रयोग, आपके अवलोकन पर आधारित ये रिसर्च होती है, जिसमें आप आपकी किसी भी कोई भी लोगों के कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, जो सिर्फ रियलिटी पर बेस्ड होता है, जो रियलिटी में होता है, जो रियलिटी पर बेस्ड होता है। ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च और अनुभविक अनुसंधान। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए क्लिनिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं नैदानिक अनुसंधान। नैदानिक अनुसंधान ये क्या होती है, जिसमें आप किस लोगों के स्वास्थ्य और बीमारी की अध्ययन करते हो, मतलब आप लोगों के इलनेस और हेल्थ के बारे में स्टडी करते हो, उससे हम कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। सो क्लिनिकल रिसर्च इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। आप क्लिनिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपीरियंस, इसको आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते हो। यहाँ पर जो विकल्प ए है आपका ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है, जिसमें आप किसी दो चरों के बीच में उनका संबंध बताते हो, मतलब दो चरों के बीच का कारण और प्रभाव बताते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको किसी वेरिएबल से, किसी चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें प्रश्न गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जो सिर्फ आप लैब्स में परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। मतलब ऐसे अनुसंधान जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में परफॉर्म करते हो, प्रयोगशाला में ही आप उस अनुसंधान का उपयोग करते हो, सो उसे हम कहते हैं प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर अभी आपका जो विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है एम्पायरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुभविक अनुसंधान। अगला प्रश्न, मुक्त सरकारी आंकड़ा प्लेटफॉर्म OGDP भारत से लिया गया आंकड़ा कहलाता है। द डेटा टेकन फ्रॉम द ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म OGDP इंडिया विल बी कंसिडर एज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि एक डेटा है, एक आंकड़ा आपने लिया है, एक किसी सरकारी आंकड़ा है, सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने कुछ आंकड़ा लिया है, तो उस आंकड़े को आप क्या कहोगे, क्या कंसिडर करोगे आप उस आंकड़े को, क्या आप प्राथमिक आंकड़ा कंसिडर करोगे, गौण आंकड़ा, या फिर परिकल्पनात्मक आंकड़ा, या फिर अनुभवक आंकड़ा। यानी आपने एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से एक डेटा लिया, आप उस डेटा को क्या कंसिडर करोगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, हाइपोथेटिकल डेटा, या फिर एम्पायरिकल डेटा।
तो याद रखिए, आपको रिसर्च में सिर्फ 2 ही टाइप के डेटा अच्छी तरीके से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड। तो याद रखिएगा, रिसर्च में हम 2 तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हो, 2 तरीके से आप आपके रिसर्च में डेटा को यूज करते हो। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, मतलब प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? जो रिसर्चर खुद रिसर्च में डेटा जनरेट करते हैं, मतलब खुद रिसर्चर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद आपके शोधकर्ता जो होते हैं वो रिसर्च में आपके शोध में इंफॉर्मेशन, आपके शोध में जो आंकड़ा होता है उनको इकट्ठा करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। तो सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर जो होता है आपके, वो डेटा को जनरेट नहीं करते हैं। मतलब गौण आंकड़ा क्या होता है? ये पहले से ही आपके पास डेटा प्रेजेंट होता है, किसी ने इस पर रिसर्च किया होता है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। यहाँ पर रिसर्चर खुद डेटा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपके शोध करता है वो आंकड़ों में आंकड़ा जनरेट नहीं करते हैं, मतलब आपका डेटा को जनरेट नहीं करते, उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें जैसे कि दिया गया है कि एक डेटा जो है वो एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया, एक ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से लिया गया है, मतलब ऐसा आंकड़ा जो सरकारी प्लेटफॉर्म से लिया गया है। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डेटा है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट का डेटा पब्लिश डेटा होता है, ऐसा डेटा जो गवर्नमेंट का डेटा लिया गया है। सो गवर्नमेंट का डेटा आपका पब्लिश डेटा होता है, और जो डेटा पब्लिश्ड होता है मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पहले से ही प्रेजेंट डेटा होता है, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं गौण आंकड़ा। जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उससे हम कहते हैं गौण आंकड़ा और सेकेंडरी डेटा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जो कि है आपका ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन सी और डी है, इन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल डेटा, जिसे हम कहते हैं प्राकल्पनिक आंकड़ा। सो ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल डेटा, ये हाइपोथेसिस से लिया गया है ये वर्ड, मतलब आपका इमेजिनरी डेटा, आप थोड़े समय के लिए मान लेते हो कि ऐसा हो सकता है, ये डेटा ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर आप मान कुछ नहीं रहे हो, यहाँ पर आप कोई आपका हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी अनुभविक आंकड़ा, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। एम्पायरिकल डेटा क्या होता है? जो आपके अनुभव पर बेस्ड होता है, जो आपके अनुभव पर आधारित होता है, उससे हम कहते हैं एम्पायरिकल डेटा। सो यहाँ पर ये आपका एम्पायरिकल भी डेटा नहीं होगा, ये आपके गवर्नमेंट का डेटा आपके अनुभव पर बेस्ड नहीं होता है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट डेटा है इसे हम कंसिडर करेंगे सेकेंडरी डेटा, मतलब आपका जो सरकारी प्लेटफॉर्म से आपने आंकड़ा लिया है उस आंकड़े को हम कंसिडर करेंगे आपका गौण आंकड़ा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सेकेंडरी डेटा और गौण आंकड़ा। अगला प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।